मेरे बेटे ने बैंक के काउंटर पर मेरे सामने ही ऊंची आवाज में कहा, ये अब कुछ भी साइन नहीं करेंगी, इनका दिमाग ठीक नहीं रहता। मैं इनका बेटा हूं, मैं देख लूंगा। और फिर उसने बैंक मैनेजर के सामने एक फाइल पटक दी, जैसे मेरी जिंदगी भी उसी फाइल का एक पन्ना हो। उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से भी नहीं, बस एक अजीब सी साफ साफ समझ से। क्योंकि उसी सुबह मैं चुपचाप अपना सारा पैसा दूसरे खाते में डाल चुकी थी, अपने नाम पर, अपने कंट्रोल में। और मेरे बेटे को अभी तक पता भी नहीं था कि उसकी कमान उसके हाथ से निकल चुकी है। और आगे जो हुआ वही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए आप भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों की इज्जत और उनके अधिकार की बातें ज़रूरी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सुनिए। उस बैंक के अंदर मैं मुस्कुराई और मैंने मैनेजर से बस इतना कहा, आज पहली बार मेरे कागज़ों पर सिर्फ मेरा नाम चलेगा। और बेटे का चेहरा, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। क्या आपने कभी इतना दिया है कि खुद को भूल गए हों? घर का खाना, बच्चों की परवरिश, रिश्तेदारों की खातिरदारी, त्योहारों की तैयारी, बिलों का हिसाब, सब कुछ। और फिर एक दिन वही लोग आपको भूलने वाली कहकर आपकी जिंदगी आपके हाथ से लेने लगे। वो बोलते हैं, माँ आपके लिए ही तो है, पर असल में वो आपके लिए नहीं, आपके ऊपर होता है। मैं 75 साल की हूँ। मेरे पति मोहन जी को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। हमारे कस्बे में लोग मुझे मंदिर की आरती में और सब्जी मंडी में देखकर पहचानते थे। कई लोग तो मुझे सिर्फ कबीर की माँ कहकर जानते थे। पहले मुझे बुरा नहीं लगता था, माँ होना गर्व था। पर धीरे धीरे वो गर्व एक पहचान की जेल बन गया। पति के जाने के बाद मेरा संसार छोटा हो गया, और उसी छोटे संसार में मेरे फैसले भी छोटे कर दिए गए। पहले बेटा बोला, माँ आप अकेली बैंक मत जाया करो। फिर बोला, माँ आपका एटीएम कार्ड मेरे पास रहने दो, आप पिन भूल जाती हो। फिर बोला, माँ मोबाइल में ओटीपी आए तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। आप समझ रहे हैं ना? ये मदद नहीं लगती, पर यही कंट्रोल की सबसे मीठी चाशनी है। उस दिन सुबह भी मैं किचन में अकेली चाय बना रही थी। पहली बार चाय में किसी और की पसंद नहीं घुली थी। मुझे याद आया, मोहन जी 2 चम्मच चीनी लेते थे और मैं हमेशा एक। सालों तक मैं उनकी चाय पहले बनाती रही, जैसे मेरे स्वाद से पहले उनका हक हो। अब कप एक था और घर में आवाज भी एक ही थी, दीवारों की। मेरी पड़ोसन और पुरानी सहेली सुधा आई। वो दरवाजे पर 2 बार हल्का, फिर एक बार जोर से थपथपाती है, जैसे कह रही हो, मैं हूं, डर मत। उसके हाथ में 2 कुल्हड़ थे, तेरे लिए बिना चीनी, हल्की अदरक। उसने कहा। हम दोनों चुप बैठे। चुप्पी कभी कभी रिश्तों की सबसे सच्ची भाषा होती है। फिर उसने धीरे से पूछा, बैंक का काम देखा? मैंने नजरें नीचे कर ली। अभी नहीं। वो सीधे बोलती है, देख, अगर तू चाबी अपने हाथ में नहीं रखेगी तो कोई और ताला भी वहीं लगाएगा। उसकी बात कड़वी नहीं थी, सच थी। उसी दिन शाम को मैं अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज खोलकर बैठ गई। वही दराज जिसे मोहन जी कहते थे, ये सब बोरिंग कागज है, तुम्हें क्या करना। उसमें पासबुक, एफडी की रसीदें, बीमा के कागज, जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी और एक फाइल जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ट्रस्ट नामांकन। मैंने वो फाइल खोली तो मेरे हाथ ठंडे हो गए। कागजों में लिखा था कि उत्तराधिकारी सक्सेसर कबीर है, मेरा बेटा। मतलब मेरे बाद नहीं, मेरे रहते भी। अगर कोई कह दे कि माँ सक्षम नहीं है तो कबीर सीधे फैसले लेने लगेगा। मैंने खुद से पूछा, मैं कब अक्षम हो गई? सिर्फ इसलिए कि मैं उम्र दराज हूँ, या इसलिए कि मैंने हर बात में ठीक है बेटा कहना सीख लिया? यहाँ एक बात मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, जो हर घर के लिए सबक है। बैंक के कागजों में 3 शब्द बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल होते हैं: संयुक्त खाता, नामांकित व्यक्ति, नॉमिनी और पावर ऑफ।
अटॉर्नी, संयुक्त खाता मतलब दोनों के पास अधिकार, पर कई बार एक ही इंसान सब चलाता है और दूसरा सिर्फ नाम का होता है। नॉमिनी का मतलब वारिस नहीं होता, वो सिर्फ पैसा लेने वाला व्यक्ति होता है जिसके बाद कानूनी बंटवारा अलग नियम से चलता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी अगर बिना समझे दे दी तो आप अपने ही हाथों से अपनी आज़ादी किसी और की हथेली में रख देते हैं। अगर कोई बुजुर्ग यह सुन रहा है तो मेरी विनती है, अपने खाते में एसएमएस अलर्ट ऑन रखें, अपना एटीएम पिन किसी को न बताएं और कभी भी खाली कागज पर साइन न करें। आपका बेटा अच्छा हो सकता है, पर अच्छा और सही में फर्क होता है। रात में कबीर का फोन आया। माँ, रविवार को आ रहा हूँ, बैंक वाले काम, जमीन के कागज सब देख लेंगे, अब आपके बस का नहीं, उसने प्यार से कहा, पर प्यार के अंदर आदेश था। मैंने फोन नहीं उठाया और पहली बार मुझे अपराध बोध नहीं हुआ। अगली सुबह सुधा ने कहा, चल मैं तुझे एसबीआई की मुख्य शाखा ले चलती हूँ, वहाँ एक महिला अधिकारी है, वरिष्ठ नागरिकों को अच्छे से समझाती है। मैंने कपड़े पहने, सादा सा सूती स्वेटर, दुपट्टा और वही पुराने जूते जिनमें चमक नहीं थी पर मजबूती थी। मैं बैंक पहुंची। वहां की लाइनें, टोकन मशीन, लोगों की भीड़, सब मुझे नया लगा, जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। पर सच ये था कि ये दुनिया मेरी ही थी। मैं बस सालों तक बाहर खड़ी रही। महिला अधिकारी ने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, बस अपना नाम लिखिए। कबीर की माँ नहीं, उसने सिर हिलाया। ठीक है आंटी, आप बताइए क्या करना है। मैंने उसे फाइल दी। मुझे अपने पैसे की चाबी अपने हाथ में चाहिए, किसी के हाथ में नहीं। उसने धीरे धीरे सब समझाया। नया खाता, सिर्फ मेरा साइन, अलग मोबाइल नंबर, अलग पासबुक और सबसे ज़रूरी मेरे नाम से हर चीज़ का अपडेट। मैंने पूछा, क्या मैं सब पैसा शिफ्ट कर सकती हूँ? उसने कहा, हाँ, लेकिन आप चाहें तो कुछ हिस्सा वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में, कुछ एफडी में और कुछ आपातकालीन खाते में रख सकती हैं। उसने मुझे एक और सच्चाई बताई। कई बार परिवार वाले आपकी सुरक्षा के नाम पर आपके ओटीपी, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग अपने हाथ में रख लेते हैं। फिर बुजुर्ग अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। मैंने कागजों पर साइन किए। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर अब वो कांपना डर नहीं था, वो आदत टूटने का कांपना था। जब आखिरी साइन हुआ, महिला अधिकारी ने कहा, हो गया, अब ये खाता सिर्फ आपका है। उस पल मेरे अंदर एक दीपक जल गया, जैसे सालों बाद किसी बंद कमरे की लाइट ऑन हुई हो। घर लौटकर मैंने चाय बनाई। इस बार मैंने कप अलमारी में आगे की तरफ रखा, जैसे खुद को याद दिला रही हूँ, मैं पीछे नहीं, आगे हूँ। मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, कबीर का। माँ, कल मिलते हैं, कुछ ज़रूरी कागज़ हैं, और हाँ, मैंने आपके लिए कुछ फॉर्म भी प्रिंट कर रखे हैं। मैंने स्क्रीन को देखा, फिर फ़ोन मेज़ पर रख दिया। वो नहीं जानता था कि अब फॉर्म मेरे लिए जाल नहीं, बस कागज़ है। रविवार को कबीर आया। उसके हाथ में लैपटॉप था, जैसे वही उसकी ताकत हो। उसके साथ बहू नेहा भी थी, चुप, आंखें नीचे, जैसे उसे पता हो कि घर में कुछ गलत चल रहा है, पर बोलने की हिम्मत नहीं। मैंने उनके लिए बिस्किट और चाय रखी, क्योंकि संस्कार मैं नहीं छोड़ती, मैं बस अपना अधिकार वापस ले रही थी। कबीर बैठते ही बोला, माँ देखिए, मैंने पूरा प्लान बना दिया है, खर्चे, बिल, जमीन, सब। उसके शब्दों में मैं था, आप नहीं। वो बोलता रहा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं सुनती रही और मन ही मन सोचती रही, कब मैं से हम बन गया और इस हम में मेरी मर्जी कहाँ है। फिर वो अचानक रुका और बोला, माँ बस ये कुछ कागज़ साइन कर दीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। मैं उठी, किचन की तरफ गई और उस मेज़ पर रखा एक लिफाफा उठाकर वापस आई। लिफाफा मोटा नहीं था, पर उसमें मेरी आज़ादी थी। मैंने लिफाफा उसके सामने रखा। कबीर ने खोला। पहली शीट देखते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। दूसरी शीट पर उसका हाथ रुक गया। तीसरी शीट पर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। ये क्या है माँ? उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैंने बहुत शांत होकर कहा, मेरे खाते अब मेरे नाम पर हैं, सिर्फ मेरे। नेहा ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़र में डर नहीं था,
राहत थी। कबीर ने गला साफ किया, लेकिन माँ, हम तो मिलकर। मैंने उसकी बात बीच में नहीं काटी, बस धीरे से कहा, बेटा, मिलकर तब होता है जब पूछा जाता है। मेरे फैसले मेरे बिना नहीं होंगे। उस पल कमरे में ऐसी चुप्पी आई जैसे किसी ने घड़ी की टिक टिक बंद कर दी हो। कबीर का चेहरा सख्त होने लगा, उसकी उंगलियां कागजों पर कस गईं और फिर उसने बहुत धीमे, बहुत ठंडे स्वर में कहा, अगर आपने ये सब अकेले किया है तो इसका मतलब आप अब मेरी बात नहीं मानेंगी। ठीक है, फिर मुझे भी एक काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने नेहा की तरफ देखा, फिर मेरे सामने झुककर बोला, कल सुबह मेरे वकील का फोन आएगा माँ, और बैंक मैनेजर भी बुलाया है। अब देखते हैं आपके नाम पर क्या क्या सही है। और उसी पल मुझे समझ आया, ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये लड़ाई उस सोच की है जो कहती है माँ बूढ़ी है इसलिए माँ की मर्जी छोटी है। मैंने अपनी कुर्सी पीछे नहीं खिसकाई, मैंने बस अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और मन ही मन कहा, ठीक है कबीर, कल देखते हैं। क्योंकि कल सुबह मैं भी बैंक जाने वाली थी और इस बार मैं अकेली नहीं जाने वाली थी। कबीर के बोलते ही मेरा गला सूख गया, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैंने बस कप मेज पर रखा, कुर्सी से उठी और धीमे कदमों से रसोई में चली गई। बाहर से मैं बिल्कुल शांत दिख रही थी, पर अंदर मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, जैसे कोई पुरानी मशीन अचानक चालू हो गई हो। मुझे समझ आ गया था, अब ये सिर्फ माँ बेटे की बात नहीं रही, अब ये कंट्रोल की लड़ाई है, और कंट्रोल की लड़ाई में जो पहले डर जाता है वही हारता है। रात को मैं सो नहीं पाई। हर बार आंख बंद करती तो बैंक में कबीर की वही आवाज सुनाई देती, इनका दिमाग ठीक नहीं रहता। आप जानते हैं, सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि कोई आपके बारे में फैसला आपकी मौजूदगी में ही सुनाए और आपको चुप रहने की आदत हो। मैंने मोबाइल उठाया और सुधा को कॉल किया। टाइम देखे बिना उसने पहली रिंग में उठा लिया, जैसे उसे पता था कि मैं यही करूंगी। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने सारी बात बता दी, कबीर का धमकी देना, वकील का बोलना, बैंक मैनेजर को बुलाना। सुधा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, डर मत, कल तू अकेली नहीं जाएगी, और एक बात याद रख, बैंक में कोई भी तीसरा इंसान, चाहे बेटा हो या वकील, तुझे अक्षम तब तक नहीं बना सकता जब तक तू खुद सामने बैठकर अपनी बात साफ बोल रही है। मैंने धीमे से कहा, पर वो बोल रहा है कि मेरे वकील का फोन आएगा, बैंक मैनेजर आएगा। सुधा ने जैसे मेरी सांस पकड़ ली। अच्छा है, हम भी तैयारी करेंगे, कल सुबह पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं चौंकी। डॉक्टर? हाँ, उसने कहा, एक सामान्य चेकअप और एक छोटा सा नोट कि तू होश में है, समझबूझ में है। कई बार लोग बुजुर्गों को बदनाम करने के लिए यही लाइन मारते हैं, दिमाग ठीक नहीं, हम उन्हें उसी जगह जवाब देंगे। उसकी बात सुनकर पहली बार लगा कि मेरे पास रास्ता है। मैंने फोन काटा और अलमारी से सारे कागज निकाले, पासबुक, आधार, पैन, पुराने साइन वाले नमूने, नई अकाउंट की रिसीट, जो भी था मैंने सब एक ही फोल्डर में रखा। फिर एक छोटा सा नोटबुक खोला और लिखने लगी, कौन सा खाता, किस शाखा में, किस तारीख को ट्रांसफर हुआ, कौन अधिकारी मिली, क्या बताया। ये लिखना सिर्फ तैयारी नहीं था, ये मेरी वापसी थी, क्योंकि जो इंसान लिखना शुरू कर देता है वो हार मानना बंद कर देता है। सुबह होते ही सुधा आई, उसके साथ एक और महिला थी, कमला आंटी, हमारे इलाके की 60 के आसपास, हमेशा सीधी बात। सुधा बोली, ये कमला जी वरिष्ठ नागरिक समूह में काम करती है, इन्होंने कई ऐसे केस देखे हैं, इनका होना अच्छा रहेगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अब मेरी जिंदगी में समूह और केस जैसे शब्द आ गए हैं, पर सच यही था, मैं अकेली रहकर भी अकेली नहीं रह सकती थी। हम पहले सरकारी अस्पताल नहीं गए। सुधा ने कहा, भीड़ होगी, लाइन होगी, टाइम लगेगा, हम एक जाने पहचाने डॉक्टर के पास चलते हैं जो जल्दी देख देंगे। डॉक्टर ने मेरा बीपी देखा, थोड़ी बात की, कुछ आसान सवाल पूछे, आज कौन सा दिन है, आपका नाम क्या है, आप किस काम से आई हैं। मैंने साफ जवाब दिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस तनाव कम कीजिए, और हाँ,
अपने फैसले खुद लेने की आदत डालिए, यही सबसे बड़ी दवा है। फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रमाण लिखा कि मैं पूरी तरह होश हवास में हूँ, अपने निर्णय लेने में सक्षम हूँ। कागज छोटा था, लेकिन उसके अंदर मेरे लिए ढाल थी। अब हम सीधे बैंक गए। वही शाखा, वही काउंटर, वही सिक्योरिटी गार्ड। पर आज मेरे साथ 2 महिलाएं थीं और मेरे अंदर भी एक नया व्यक्ति था। बैंक में घुसते ही मेरा फोन बजा। नंबर अनजान था। मैंने उठाया। मैं एडवोकेट शर्मा बोल रहा हूँ। आपके बेटे कबीर ने मुझे भेजा है। आप आज बैंक में कुछ कागज ठीक कर रही हैं, सही? उसकी आवाज में ऐसा था जैसे वो मुझे पहले ही गलत साबित करने आया हो। मैंने धीमे मगर साफ कहा, मैं आज बैंक में अपने खाते के बारे में बात करने आई हूँ। बाकी बात बैंक में होगी। उसने थोड़ा तंज किया। मैडम, आपके बेटे की चिंता जायज है। इस उम्र में लोग बहकावे में आ जाते हैं। मैंने सांस ली और कहा, इस उम्र में लोग बहकावे में कम और कंट्रोल में ज्यादा आते हैं। फोन पर बात नहीं, बैंक में मिलिए। मैंने कॉल काट दी। मेरे हाथ थोड़े कांपे, पर मैंने उन्हें अपनी शॉल के अंदर दबा लिया। सुधा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बस यही, सीधे। हमने टोकन लिया, वेटिंग एरिया में बैठे और ठीक उसी समय कबीर अंदर आया। उसके साथ एक आदमी सूट में, वकील, और नेहा, मेरी बहू। नेहा की आंखें लाल थीं, जैसे रात भर रोई हों। कबीर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई गलती करने आई हूँ। फिर उसने वकील की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, देखो, मैं तैयारी करके आया हूँ। मैंने नेहा की तरफ देखा। उसने नजरें नहीं झुकाईं, बस बहुत हल्का सा सिर हिलाया। उस छोटे से इशारे में मुझे एक बात समझ आई। नेहा आज मेरे खिलाफ नहीं है। टोकन नंबर आया, बैंक मैनेजर का केबिन। हम अंदर गए। मैनेजर ने पहले कबीर को देखा, फिर मुझे। वो बीच में फंसा हुआ आदमी लग रहा था, जो किसी के घर का झगड़ा ऑफिस में नहीं चाहता। कबीर ने बोलना शुरू कर दिया, सर, मेरी माँ, वो। मैनेजर ने हाथ उठाया। 1 मिनट, बात आपकी माँ करेंगी, आप बाद में। कबीर की भौहें तन गईं। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। माताजी, बताइए, क्या समस्या है? मैंने अपना फोल्डर मेज पर रखा। समस्या ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने पैसे को संभाल नहीं सकती, जबकि ये मेरा पैसा है और मैं इसे समझना और संभालना चाहती हूँ। वकील बीच में घुसा। सर, मैडम की उम्र। मैनेजर ने फिर रोका। उम्र समस्या नहीं है। अगर ग्राहक होश में है, दस्तावेज सही हैं, तो बैंक उसकी बात सुनेगा। मैंने उसी पल डॉक्टर का नोट आगे किया। ये भी रख लीजिए, ताकि कोई ये न कहे कि मैं समझ नहीं रखती। मैनेजर ने नोट देखा। उसकी आंखों में गंभीरता आई। कबीर ने झट से कहा, पर सर, माँ को बैंकिंग का ज्ञान नहीं है। वो किसी के बहकावे में आ सकती हैं। उनकी दोस्त। उसने सुधा की तरफ देखा, जैसे सुधा अपराधी हो। मैंने पहली बार आवाज थोड़ी ऊंची की। बहकावा तब होता है जब इंसान को बोलने नहीं दिया जाता। मैं यहाँ बोल रही हूँ और मैं अपनी बात खुद कह रही हूँ। मैनेजर ने कंप्यूटर पर मेरे खाते की जानकारी खोली। कुछ देर स्क्रीन देखा, फिर बोला, माताजी, आपने पिछले हफ्ते नया खाता खोला और कुछ राशि ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, सही? हाँ, मैंने कहा, और वह ट्रांसफर मेरे नाम पर ही है। मैनेजर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक बात, कल शाम हमारे पास एक शिकायत आई थी कि आपके खाते से अनियमित ट्रांसफर हो रहा है और ग्राहक को गुमराह किया जा रहा है। नियम के अनुसार हमें ट्रांसफर को अस्थायी रूप से होल्ड पर रखना पड़ता है, जब तक ग्राहक खुद पुष्टि न कर दे। कबीर ने तुरंत कहा, देखा सर, मैंने वही किया जो सही था। मैनेजर ने उसे देखा। आपने शिकायत की? कबीर ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने धीरे से पूछा, मतलब तुमने मेरे पैसे पर होल्ड लगवा दिया बिना मुझसे पूछे? कबीर ने ऐसे कहा जैसे कोई महान काम किया हो। माँ, आपकी सुरक्षा। मैंने बात काट दी। सुरक्षा नहीं, कंट्रोल। नेहा ने अचानक बहुत हल्की आवाज में कहा। कबीर, बस करो। कबीर ने उसे घूरा। नेहा फिर चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ एक जिद भी थी। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। माताजी, हमें बस आपकी पुष्टि चाहिए। आप सच में ये ट्रांसफर चाहती हैं? मैंने साफ कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ,
और मैं चाहती हूँ कि बैंक मेरे अलावा किसी और को मेरी जानकारी न दे। कोई ओटीपी, कोई स्टेटमेंट, कोई ईमेल एक्सेस, किसी को नहीं। मैनेजर ने कहा, इसके लिए हम आपके मोबाइल नंबर और ईमेल का दोबारा वेरिफिकेशन करेंगे और एक फॉर्म होगा कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को अधिकृत नहीं कर रही। मैंने कहा, करिए। कबीर ने झट से वकील की तरफ देखा। वकील ने फाइल खोली और बोला, सर, एक और बात, पति के समय कुछ व्यवस्था हुई थी, एक ट्रस्ट, और उसमें मेरा क्लाइंट उत्तराधिकारी के रूप में नामित है। यह भी देखिए। मैनेजर ने फाइल ली, पन्ने पलटे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि मुझे वही फाइल याद आ गई, ट्रस्ट नामांकन वाली। मैनेजर ने कंप्यूटर में कुछ और खोजा, फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, माताजी, यहाँ एक पुराना दस्तावेज दर्ज है। आपके पति ने कुछ साल पहले एक जनरल पावर जैसा अधिकार बनाया था और उसमें आपके बेटे का नाम है। मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। मैंने फुसफुसाकर कहा, क्या? मैनेजर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये बैंक से जुड़ी सीमित चीजों के लिए नहीं, कुछ संपत्ति और जमीन से जुड़ी प्रक्रिया में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये वैध है तो आपका बेटा कुछ मामलों में आपके नाम से आवेदन कर सकता है। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे वही हथियार मिल गया हो जिसकी उसे जरूरत थी। मैंने धीरे से कुर्सी की पकड़ कस ली। पर मैंने कभी ये नहीं देखा, मैनेजर बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज हम ट्रांसफर की पुष्टि तो ले सकते हैं, लेकिन इस दस्तावेज की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अगर आपका बेटा इसे इस्तेमाल कर रहा है तो आपको इसे रद्द करवाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वकील ने बहुत शांत मगर कटिले स्वर में कहा, मैडम, अब आपको समझ आया? आपका बेटा गलत नहीं है, वह कानूनी रूप से। मैंने उसकी तरफ देखा। कानूनी और सही अलग होते हैं। सुधा ने धीरे से मेरे कान में कहा, यही वो बात थी जिसका डर था, लेकिन घबराना मत, इसका रास्ता है। मैंने मैनेजर से पूछा, क्या कबीर ने इस दस्तावेज को इस्तेमाल करके कुछ किया है? मैनेजर ने कुछ क्लिक किया, फिर बोला, आज सुबह ही जमीन से जुड़ा एक अनुरोध हमारे पास आया है। लैंड टाइटल और लिंक्ड अकाउंट की जानकारी के लिए रिक्वेस्ट आपके बेटे की तरफ से है। मेरे पेट में जैसे बर्फ गिर गई। मैंने कबीर की तरफ देखा। तुमने जमीन पर भी हाथ डाल दिया? कबीर ने बिना शर्म के कहा। माँ, वो साइड वाला प्लॉट, वो खाली पड़ा है। मैंने बस प्रक्रिया शुरू की है, फायदा हम सबका होगा। मैंने खड़े होते हुए कहा, हम सबका या सिर्फ तुम्हारा? नेहा अचानक रो पड़ी। उसने पहली बार जोर से कहा, कबीर, तुमने मुझसे भी झूठ बोला। तुमने कहा था सिर्फ जानकारी ले रहे हो, बेच नहीं रहे। कबीर ने उसे चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाया, पर नेहा पीछे हट गई। मैनेजर ने हमारी तरफ देखा, फिर बोला, माताजी, एक बात साफ है, आज आपको तुरंत सब रजिस्ट्रार ऑफिस या तहसील में जाकर पता करना चाहिए कि जमीन की प्रक्रिया कहाँ तक गई है। बैंक में हम आपका ट्रांसफर आपके कन्फर्मेशन से आगे बढ़ा देंगे, लेकिन संपत्ति वाली बात बैंक के बाहर की प्रक्रिया में फंस सकती है। मेरे हाथ अपने आप चाबी की तरफ गए। मैंने फोल्डर उठाया। सुधा और कमला जी भी उठी। कबीर ने पीछे से कहा, माँ, आप देर कर चुकी हैं। और उसी पल मेरा फोन बजा। इस बार कॉल किसी डीलर का था। उसने कहा, मैडम, बधाई हो, आपकी जमीन के लिए जो एडवांस तय हुआ था वो आज शाम तक फाइनल करना है। आपके बेटे ने कहा था आप साइन करने आ जाएंगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने फोन कान से हटाकर कबीर की तरफ देखा और मेरे मुंह से बस एक ही लाइन निकली, तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी जमीन बेच दी। कबीर ने बस इतना कहा, चलो माँ, अब खेल शुरू हुआ है। चलो माँ, अब खेल शुरू हुआ है। कबीर के मुंह से निकला। ये वाक्य मेरे कान में नहीं, सीधे मेरे सीने में लगा। एक पल को मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया, लेकिन फिर बिल्कुल उसी पल मेरे अंदर कहीं बहुत पुरानी, बहुत दबाई हुई आवाज जाग गई। वो आवाज जो सालों तक कहती रही थी, चुप रहो, घर बिगड़ेगा। अब वही आवाज बदलकर कह रही थी, चुप रही तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने फोन पर उस डीलर की आवाज फिर सुनी,
मैडम, शाम तक साइन नहीं हुआ तो एडवांस किसी और को चला जाएगा। आपके बेटे ने बताया था, आप तैयार हैं? मैंने बहुत धीमे, साफ और सख्त शब्दों में कहा। मेरे बेटे ने गलत बताया, मैं तैयार नहीं हूँ और आप अभी से सुन लीजिए, मेरे नाम पर कोई भी साइन मेरी मौजूदगी के बिना अवैध है। अगर आपने आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस और तहसील दोनों जगह शिकायत करूंगी। डीलर ने जैसे निगल लिया। मैडम, ठीक है, मैं कॉल काट रहा हूँ। कॉल कटते ही मैंने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो झूठ बोलने वाले इंसान को तब आता है जब उसे लगता है सामने वाला कमजोर है। मैंने उससे बहस नहीं की। बहस करने से ऊर्जा बर्बाद होती है। मैंने बस सुधा और कमला जी की तरफ देखा। चलो, कबीर पीछे से बोला। माँ, आप क्या कर लेंगी? कागज मेरे पास हैं। कमला जी पलटी। बेटा, कागज नहीं, कानून चलता है और कानून में भी माँ की मर्जी चलती है। हम सीधे तहसील सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ निकले। रास्ते में मेरी सांसें तेज थीं, पर अब मैं डर के कारण नहीं कांप रही थी। मैं गुस्से की वजह से नहीं कांप रही थी। मैं कांप रही थी क्योंकि मेरे सामने सच्चाई साफ हो गई थी। कबीर मदद नहीं कर रहा था, वो हक जमा रहा था। और एक और सच्चाई भी, हर परिवार में कुछ लोग बुजुर्गों की चुप्पी को उनकी मंजूरी समझ लेते हैं। ऑफिस में भीड़ थी, लोग फाइलें पकड़े, पसीने में, लाइन में, कोई जमीन का नक्शा लिए, कोई स्टैम्प पेपर, हर तरफ जल्दी करो वाली हवा। सुधा ने एक क्लर्क को पहचान लिया। उसने धीरे से बात की, फिर हमें एक किनारे वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ मिनट बाद एक आदमी आया, तहसील का एक कर्मचारी, और बोला, आप किस काम से? मैंने उसे अपना नाम बताया और कहा, मेरे नाम की जमीन के बारे में मेरे बेटे ने प्रक्रिया शुरू की है। मुझे जानना है क्या चल रहा है और इसे तुरंत रोकना है। वो कर्मचारी पहले तो टालने की कोशिश करने लगा। मैडम, बेटे को भेज दीजिए, यही सब देखता होगा। मैंने पहली बार कड़क आवाज में कहा, मैं यहाँ खुद आई हूँ। मेरा नाम है, मेरी जमीन है, मेरी बात सुनी जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी बुजुर्ग महिला को इतना स्पष्ट बोलते देखा हो। फिर उसने फाइल ली और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद हमें एक कमरे में बुलाया गया। एक अधिकारी थे, चश्मा, फाइलों का ढेर, आवाज सख्त। आपका बेटा यहाँ आया था, उन्होंने कहा। उसने कहा कि आपके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी है और आप बेचने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी फाइल खोली। मेरे पास ये डॉक्टर का प्रमाण है कि मैं सक्षम हूँ और ये मेरी लिखित आपत्ति है कि मेरे नाम की संपत्ति पर मेरी अनुमति के बिना कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। कमला जी ने जोड़ दिया, और अगर इनके बेटे ने फर्जी तरीके से दस्तावेज इस्तेमाल किया है तो ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और धोखाधड़ी दोनों में आता है। अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, आप तुरंत एक स्टॉप ऑर्डर आपत्ति दर्ज कराइए और अपने बेटे को नोटिस भेजिए। मैंने पूछा, आज ही रुक सकता है? उसने कहा, आज ही। लेकिन ये बताइए, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो असली है या नहीं? यही वो जगह थी जहां मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। मैंने कभी उसे देखा ही नहीं था। मैंने सिर्फ बैंक की स्क्रीन पर उसका रिकॉर्ड देखा था। मैंने कहा, मैंने कभी उसे समझकर साइन नहीं किया। अगर कहीं मेरे साइन हैं भी तो वो तब के होंगे जब। मुझे इसका मतलब नहीं बताया गया। मैं इसकी जांच चाहती हूँ और इसे रद्द कराना चाहती हूँ। अधिकारी ने सिर हिलाया। ठीक है, आप अभी बयान दीजिए, हम रिकॉर्ड निकालेंगे और आपको एक वकील से तुरंत मिलना होगा। कोई ऐसा जो आपकी तरफ से काम करे, बेटे की तरफ से नहीं। अब तक मैं सोच रही थी कि वकील मतलब लड़ाई, पर उस कमरे में मुझे समझ आया, वकील लड़ाई नहीं, सुरक्षा है। अगर सही हो, जैसे डॉक्टर शरीर के लिए, वैसे वकील अधिकार के लिए। सुधा ने कहा, हमारे मोहल्ले के पास एक लीगल एड सेंटर है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सलाह देते हैं। मैंने कहा, अभी। हम वहां पहुंचे। छोटे से ऑफिस में एक युवा वकील बैठी थीं, आयशा, आंखों में तेज, बोलने में शांत। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। पति की मौत, कबीर का कंट्रोल, बैंक में शिकायत, पावर ऑफ अटॉर्नी, जमीन का सौदा, डीलर का फोन। फिर उन्होंने बहुत आसान शब्दों में बताया, देखिए,
3 काम तुरंत होंगे। पहला, आपत्ति दर्ज ताकि बिक्री रुके। दूसरा, बैंक में लिखित निर्देश कि आपका बेटा किसी भी तरह से आपके खाते की जानकारी या संचालन नहीं कर सकता। तीसरा, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसे रद्द कराने की प्रक्रिया और ज़रूरत पड़े तो पुलिस शिकायत। मैंने पूछा, पुलिस? मेरा बेटा है। आयशा ने बहुत नरमी से कहा, मैडम, बेटा होना उसे अपराध से नहीं बचाता और आप माँ हैं, इसलिए आपका अधिकार और भी ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। कभी कभी परिवार में सीमा बनाना ही रिश्ते बचाता है। ये वाक्य मेरे दिल में उतर गया। सीमा बनाना रिश्ते बचाता है। हमने वहीं बैठकर नोटिस तैयार किया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने अपने नाम की जगह अपना साइन किया। पर इस बार मेरा साइन मजबूरी नहीं था, ये मेरा फैसला था। आयशा ने कहा, आज शाम तक ये नोटिस आपके बेटे को भेज देंगे और तहसील में आपत्ति भी दर्ज करवा देंगे। घर लौटते लौटते शाम हो गई, जैसे पूरा दिन मैंने किसी युद्ध में बिताया हो। और घर पहुंचते ही कबीर का फोन आया। माँ, आपने तहसील में क्या ड्रामा किया? मेरे दोस्त का फोन आया है, आप मुझे बदनाम कर रही हैं। मैंने फोन स्पीकर पर रखा ताकि सुधा भी सुन सके। मैंने शांत आवाज में कहा, ड्रामा तुमने शुरू किया कबीर, मैंने सिर्फ रोक लगाया है। वो चिल्लाया, माँ, वो जमीन खाली पड़ी है, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। मैंने कहा, अगर मेरे लिए कर रहे थे तो मेरे सामने क्यों नहीं किया? वो 1 सेकंड रुका, फिर बोला, आप समझती नहीं। मैंने कहा, मैं समझती हूँ और यही बात तुम्हें डराती है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, फिर आप अपना सब खुद देखो। मैंने बहुत धीरे से कहा, यही तो मैं कर रही हूँ, और मैंने कॉल काट दी। उस रात नेहा आई, अकेली, बिना कबीर के। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में डर भी था और थकान भी। वो दरवाजे पर खड़ी रही जैसे अंदर आने की इजाजत मांग रही हो। मैंने दरवाजा पूरा खोला। आ जा बेटी। वो अंदर आई और सीधे मेरे पैरों के पास बैठ गई। माँ, मैं बहुत डर गई थी। कबीर ने कहा था सब आपके लिए है, पर आज मुझे लगा वो सब अपने लिए कर रहा है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ। वो रोने लगी। मैंने उसे कई बार रोका, पर वो कहता था, तुम समझती नहीं, ये मौका है। मैंने पूछा, कौन सा मौका? नेहा ने धीरे से कहा, वो कर्ज में है माँ। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। कर्ज? नेहा ने सिर हिलाया। उसने बिजनेस में पैसा डाला था, नुकसान हो गया, फिर उसने कुछ लोगों से उधार लिया। अब वो दबाव में है। वो जमीन बेचकर सब चुकाना चाहता है और शायद कुछ अपने लिए भी रखना चाहता है। मेरी आंखें बंद हो गईं। तो यही प्लान था, इसलिए वो इतना बेचैन था, इसलिए वो माँ को अक्षम दिखाकर जल्दी करना चाहता था। मैंने नेहा से कहा, बेटी, ये बात तुमने मुझे अभी क्यों बताई? वो बोली, मैं डरती थी, वो बहुत गुस्सा करता है। पर आज जब उसने कहा कि वो मैनेजर और वकील बुलाकर आपको रोकेगा, तब मुझे लगा ये गलत है, बहुत गलत। मैंने उसकी हथेली पकड़ी। तूने सही किया। अगली सुबह आयशा का फोन आया, मैडम, आपत्ति दर्ज हो गई है, जमीन की बिक्री अभी नहीं हो सकती और आपके बैंक में भी निर्देश दर्ज हो गए हैं। आपके बेटे ने जो शिकायत की थी वो आपकी पुष्टि से खत्म हो गई। मैंने सांस ली। पहली बार लग रहा था कि हवा हल्की है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। कबीर सामने था, अकेला, बिना वकील के, बिना लैपटॉप के। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी आवाज धीमी थी, माँ, हमें बात करनी है। मैंने उसे अंदर बुलाया। मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने कुकीज नहीं रखी। आज मैं मेहमान नवाजी के लिए नहीं, सच के लिए बैठी थी। वो बैठा और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, माँ, मैंने गलती की? मैंने पूछा, किस बात में? वो निगल गया। आपसे छुपाने में, मैंने कहा, और अक्षम बोलने में। उसकी आंखें नीचे चली गईं। मैंने गुस्से में, पर मेरा मतलब, मैंने उसे वहीं रोक दिया। कबीर, शब्द तीर होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। वो रोने जैसा हो गया, पर रोया नहीं। माँ, मैं दबाव में हूँ, उसने कहा। मैंने कर्ज लिया था, मैं फंस गया। मैंने कहा, तो तुमने सोचा माँ की जमीन बेचकर निकल जाऊं? उसकी आवाज टूट गई। हाँ, मैं डर गया था।
मैंने बहुत शांत होकर कहा। डर हर इंसान को लगता है, पर डर में भी सही और गलत होता है। मैंने उसे अपनी शर्तें बताईं। पहली, मेरी संपत्ति, मेरे खाते, मेरे कागज, मेरी अनुमति के बिना तुम हाथ नहीं लगाओगे। दूसरी, जो भी कर्ज है उसकी पूरी सच्चाई मुझे और नेहा को बताओगे, छुपाओगे नहीं। तीसरी, तुम इलाज कराओगे, सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी, क्योंकि ये जो नियंत्रण वाली आदत है ये बीमारी है। चौथी, नेहा पर हाथ उठाना, उसे डराना या उसे चुप कराना एक बार भी हुआ तो मैं पुलिस और कोर्ट दोनों जाऊंगी, बेटा हो या कोई भी। कबीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, शर्म थी। उसने कहा, माँ, आप मुझे माफ कर दें। मैंने कहा, माफी शब्द नहीं, काम होता है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, पर चाबी मेरे हाथ में रहेगी। उस दिन हम तीनों, मैं, कबीर और नेहा, आयशा के ऑफिस गए। वहां कबीर ने अपने कर्ज की लिस्ट दी। रकम सुनकर मेरा सिर घूम गया, पर मैंने खुद को संभाला। आयशा ने कहा, हम एक रीपेमेंट प्लान बनाएंगे। कुछ हिस्सा आपकी पेंशन से नहीं, आपकी मर्जी से, सीमित मात्रा में, एक तय नियम के साथ मदद हो सकती है। लेकिन संपत्ति बेचने की कोई जल्दी नहीं, और अगर बेचना भी हो तो आपकी सहमति, सही मूल्यांकन और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ। कबीर ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, ठीक है। फिर मैंने एक और काम किया। मैंने बैंक में जाकर अपने खाते में एक नॉमिनी नेहा को भी जोड़ने का विकल्प पूछा, पूरी समझ के साथ, और एक लिविंग विल बनवाने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि कल को कोई मेरी चुप्पी का फायदा न उठा सके। मैंने एक छोटा सा बजट बनाया, घर के खर्च, दवा, बिजली और एक इमरजेंसी फंड। और मैंने वरिष्ठ नागरिक केंद्र के एक सेशन में जाना शुरू किया, जहां हमें सिखाया जाता था ओटीपी क्या है, फिशिंग कॉल कैसे पहचाने, बैंक में कौन सा फॉर्म किस लिए होता है, और सबसे ज़रूरी, अपने अधिकार के लिए शर्माना नहीं। कुछ हफ्तों बाद कबीर एक दिन मेरे घर आया। इस बार उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, बस एक छोटा सा पौधा था। उसने कहा, माँ, मैंने सोचा आपके कमरे के पास खिड़की में रख देंगे, ये तुलसी है। मैंने पौधा लिया। ठीक है। वो चुप रहा, फिर बोला, माँ, मैंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कराने के कागज भी साइन कर दिए हैं। आयशा मैडम ने बताया था। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे लगा शायद वो सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। नेहा रसोई से निकली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो डर से नहीं आती, राहत से आती है। और फिर एक दिन मेरे पास कबीर का एक मैसेज आया, माँ, धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं समझ गया कि मदद का मतलब कब्जा नहीं होता। मैंने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, याद रखना, अब मैं अपने घर में पहले जैसी ही हूँ, चाय बनाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कभी कभी बाजार भी। पर एक फ़र्क है, अब लोग मुझे सिर्फ कबीर की माँ नहीं कहते, लोग मेरे नाम से बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद भी अब खुद को नाम से याद करती हूँ, रिश्ते से नहीं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो आज एक काम करिए, उनसे पूछिए, आपके खाते किसके नाम पर हैं, ओटीपी किसके पास जाता है, आपके कागज़ कहाँ रखे हैं। और अगर आप खुद बुजुर्ग हैं तो मेरी बात याद रखिए, आपकी उम्र आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी उम्र आपका अनुभव है, और अनुभव को चुप कराने का किसी को अधिकार नहीं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आप किस शहर से सुन रहे हैं, और क्या आपके आसपास किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा कंट्रोल या धोखा हुआ है। अगर हुआ है तो ये वीडियो किसी एक इंसान को भेज दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी एक परिवार को टूटने से बचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और याद रखिए, चाबी हमेशा उसी के हाथ में रहनी चाहिए जिसकी जिंदगी है।